हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो एमपी पीपीटी हुआ है, ठीक है, 2018 में। तो उसका जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके हम क्या करेंगे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ था उस समय, वो सबको यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। चूँकि क्या है, अभी पॉलिटेक्निक एग्जाम होने वाला है और आप कह नहीं सकते कि कौन से क्वेश्चंस पेपर में कौन से क्वेश्चंस को डाल देगा। तो आपको हर ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको जितना संभव हो सके आपको पढ़ना है, क्योंकि इस बार जो कोरोना वायरस का जो संकट था, इस कारण क्या हुआ, नया क्वेश्चन डिजाइन करने में बहुत ही वक्त लग जाएगा। इसलिए हो सकता है सीजीपीपीटी का एग्जाम का जो कुछ क्वेश्चंस है उसको एमपी पीपीटी में ले लें, एमपी पीपीटी का कुछ क्वेश्चंस को बिहार पीपीटी में ले लें। इस तरह से क्या होगा, अलग अलग स्टेट अलग अलग सारी चीज़ों क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें फिर हम 25 क्वेश्चन और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे या जिसको गैलेक्सी भी बोलते हैं, इसका आकार कैसा होता है। तो हमने देखा है आकाशगंगा जनरली क्या बनता है, कुछ ऐसे 7 रंगों में बनता है, ठीक है। तो क्या वो गोलाकार है? ये गोलाकार नहीं है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत। दीर्घवृत्ताकार है? नहीं। दीर्घवृत्ताकार मतलब इलिप्टिकल कैसे होता है, ये पूरी तरीके से अगर होता तो वो इलिप्टिकल कहलाता। तीसरा क्या है, सर्पिल। चौथा है सामान्य। तो सामान्य भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कर्व है। तो ऑप्शन जो सी है स्पाइरल सर्पिल, वो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरंग के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है एक तरंग में ऊर्जा स्थानांतरित होती है लेकिन द्रव्य नहीं। ऑप्शन बी बोलता है एक तरंग में न तो द्रव्य और न ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ऑप्शन सी बोलता है, तीसरा ऑप्शन, एक तरंग में द्रव्य स्थानांतरित होता है लेकिन ऊर्जा नहीं। ये ऑप्शन डी है आपका, एक तरंग में द्रव्य और ऊर्जा दोनों स्थानांतरित होती है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा है, एक तरंग में ऊर्जा स्थानांतरित होती है लेकिन द्रव्य नहीं। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी फ्रेंड को फ़ोन लगाए तो क्या होगा, आपका वॉइस वहाँ पहुँच जाएगा। तो वॉइस किस रूप में जा रहा है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में। लेकिन क्या कोई कण, कोई पार्टिकल, कोई वस्तु उसके साथ जा रहा है? नहीं जा रहा है, बस तरंग वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरकण यानी इनर ईयर के भीतर कंपन या दाब वैभिन्न, इसके द्वारा बिजली के सिग्नल में परिवर्तन होते हैं। तो इसका आपका आंसर है कणावर्त या कोकलिया। आपको इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल पृथ्वी से इसके द्वारा जुड़ा रहता है। तो किसके द्वारा जुड़ा रहता है, गुरुत्वीय बल, सौर दाब, ओजोन परत, चुंबकीय बल। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा पहला नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल। ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या होता है हमारा, इसके साथ साथ क्या होता है, वायुमंडल। चूंकि चांद में आपको वायुमंडल नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे ग्रह हैं वहाँ पे आपको वायुमंडल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रहण नहीं होता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर ही होता है। और इस वायुमंडल के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 न्यूटन का बल एक वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर क्या होता है, विस्थापित होता है। किया गया कार्य बताइए। तो जो किया गया कार्य है उसके इक्वल आपका होता है जितना आपका फोर्स और जितना आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब बल इंटू दिशा में दूरी। तो आपका ये क्या है, 10 है, ठीक। आपका न्यूटन का बल है और आपका 5 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो देखिए इसका आंसर हो गया 50, आंसर दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका वजन 49 न्यूटन है। हम द्रव्यमान निकालना है हमको, मतलब वेट मतलब आपका मास। द्रव्यमान मतलब मास होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन में आपका क्या होता है, स्मॉल जी। स्मॉल जी आपका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो आप 49 में क्या करेंगे, अगर आपको 9.81 आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वहाँ कैलकुलेटर नहीं है, इसको अगर कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, तो आप यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है, 49/10। सॉल्व करने के बाद 4.9 यानी 4.9 आता है। ऑप्शन में देखिए कुछ है क्या, 4.9 kg,
नहीं दिख रहा है आपको, मतलब केवल ऑप्शन आपका सी मिल रहा है 5 kg, तो आंसर उसी को मारना है 5 kg। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 जूल के बराबर होता है। 10 जूल भाई किसके बराबर होता है पूछता है। पहला बोलता है 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा बोलता है 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। तीसरा बोलता है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। या चौथा बोलता है 10 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है 10 न्यूटन मीटर के बराबर होगा 10 जूल। तो आपका ये जो 10 जूल है वो 10 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। ये सब आपका क्या है, एक बार का याद करने का क्वेश्चंस है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इसके प्रकार है। तो भाई किसके प्रकार है, ऊष्मीय ऊर्जा के प्रकार है, विद्युत ऊर्जा के प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है, या चुंबकीय ऊर्जा के प्रकार है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकार तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह उष्मागतिकी का नियम आता है। विद्युत में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह का यूज करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटोन का काम करता है। यांत्रिक में आपका, चुंबकीय में भी आपका नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आपका होगा मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा नंबर। ये जो क्वेश्चन आपको 17 नंबर का दिख रहा है, इसका जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है ये आपका इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर भी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। एक व्यक्ति भ्रमण करने गया, जब वह अपने घर से चला तो उसके कार के ऑडोमीटर, जहाँ पे रीडिंग दिखाता है कितना गाड़ी चला है वो वाला, में 1500 किलोमीटर का क्या था, रीडिंग था। और जब वह वापस घर आया पहुंचा तो रीडिंग क्या होता है, 1860 किलोमीटर का दिखाता है। मतलब वो कितना रन किया है, तो 1860 में से अगर आप क्या करेंगे 1500 को घटा देंगे तो आपको आ जाएगा, मतलब कि वो 360 किलोमीटर वो रन किया है, ठीक है, चला है उसकी गाड़ी। फिर बोलता है यदि वह यात्रा के लिए 1 घंटा लेता है तो औसत वेग बताइए। तो औसत वेग आपका क्या होगा, टोटल चली गई दूरी बटे में टोटल समय। तो ये आपका अगर आप किलोमीटर में निकालेंगे तो 360 kmph हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा 360 में आपको करना है इंटू 5/18 का, तो ये आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो 10 बार में आपका कितना होगा 180, 20 बार में 360, तो 20 हो गया। तो 20 पंचे 100, 100 आपका क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होना चाहिए 100 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 10 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा तय करता है और 5 सेकंड में आरंभ बिंदु पर वापस आ जाता है। क्रमिक तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो देखिए 10 सेकंड में वो कहाँ जाता है, 10 सेकंड में वो जाता है 16 मीटर तय करता है, और फिर वो 5 सेकंड वापस लेता है और वापस इधर आ जाता है। तो इसमें क्या उसमें डिफरेंस हुआ, तो यानी कि वो 15 सेकंड में 32 मीटर क्या हुआ, वो चल दिया, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी, क्योंकि जितना वो चलेगा वो उसका क्या होगा, दूरी हो गया। अब बात करते हैं विस्थापन का। तो देखिए 15 सेकंड तो उसको लगा, लेकिन वो वापस ऐसे गया, फिर वो ऐसे आ गया, तो जहाँ से चला था वो वहीं पे आ गया। मतलब उसका जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वो जहाँ पे था वहीं पे घूम फिर करके वो आ गया 0 पे। तो उसका जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। तो हम इसका तय की गई दूरी 32 और विस्थापन क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन है 2.5 किलोग्राम का एक निकाय जो विराम पर है, मतलब रुका हुआ है, आगे की ओर धक्का देने पर 10 मीटर पर सेकेंड की गतिज ऊर्जा अर्जित करता है, तो उसका आवेग बताइए। तो अगर आप किसी भी 2.5 किलो के अगर कोई भी अगर वस्तु को आप अगर धक्का देते हैं तो वो 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो चलना चालू कर देता है, तो उस पर आवेग क्या हुआ। आवेग का मतलब होता है जितना आपका बल लग रहा है और जितने समय अंतराल में लग रहा है वो उसका मान होता है। तो यहाँ पे तो देखिए ना तो आपको बल दिखा रहा है और ना ही आपको समय अंतराल दिखा रहा है। आपको क्या दिया है, m दिया है मास, ठीक है, और आपको v दिया है वेलोसिटी यानी वेग, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है m/a होता है, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और आपका ये डेल्टा t जो भी समय रहेगा वो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, त्वरण का जो आपका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है,
और टाइम का यूनिट आपका क्या होता है, सेकेंड। तो 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड कट गया तो बचा क्या, मीटर पर सेकेंड बचा, मतलब क्या बचा, वेग बचा। तो इसके जगह में हम क्या रखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या बचा, एम। तो एम के जगह में आपका क्या हो गया, 2.5, ठीक है। और ये दोनों को, इन दोनों को जब हम सॉल्व किए तो क्या बचा, एम बटे एस। तो इसका मान आपका हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10 होगा तो कितना होगा, 25 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है 25 न्यूटन सेकेंड होगा। आवेग का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का 140 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर दौड़ता है, तो उसका विस्थापन बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका एक क्या है, अर्धवृत्ताकार जगह है। ये इसका क्या है, व्यास है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और डी हम जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। अब त्रिज्या हमको कितना दी है, 140, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 280, क्योंकि उसका दुगना होगा, ठीक। अब एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो वो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आता है तो ये जो वो पथ पूरा कंप्लीट किया, ये क्या आपका होगा, दूरी होगा, ठीक। लेकिन हम विस्थापन जानते हैं कि एक आपका स्ट्रेट लाइन जाता है। विस्थापन मतलब वो मिनिमम दूरी होनी चाहिए, सबसे मिनिमम। तो सबसे मिनिमम इसमें क्या है, इसका व्यास। तो व्यास कितना आपने उसका टोटल मान आया, व्यास का 280। तो इसने व्यास कितना किया, कितना उसने विस्थापन को कंप्लीट किया, तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, 280 मीटर। तो इसका आंसर है आपके पास 280 मीटर दिया हुआ है। विस्थापन हमेशा आपको याद रखना है कि एक आपका ऐसे रास्ता है, ठीक, और एक आपका ऐसे। तो विस्थापन हमेशा क्या होगा, जो सबसे शॉर्टकट पड़ेगा, जो सबसे कम समय लगेगा, वही आपका विस्थापन कहलाता है। और दूरी आपका क्या होता है, चले जाओ जहाँ तक जाना है चले जाओ। तो वो जितना चला वो व्यक्ति, वो दूरी है। और जो शॉर्टकट यूज करके आप गए, वो आपका विस्थापन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अदिश राशि में होता है। तो भाई एक अदिश राशि इसमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में। तो बोलता है केवल परिमाण लेकिन कोई विशिष्ट दिशा नहीं। ऑप्शन बी बोलता है केवल दिशा। ऑप्शन सी बोलता है परिमाण और दिशा दोनों। ऑप्शन डी बोलता है न तो परिमाण न तो दिशा। तो अदिश राशि तो हम सब जानते हैं, तो ये नहीं जाएगा भाई, उसका दिशा होता है, परिमाण और दिशा दोनों। वो सदिश राशि में होता है, अदिश में नहीं। केवल दिशा, दिशा आपका किस में होता है, सदिश राशि में। अब ऑप्शन ए बच गया, केवल परिमाण लेकिन कोई विशिष्ट दिशा नहीं। तो अदिश राशि हम जानते हैं क्या होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन इसका वैल्यू होता है। इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, अगर आपने घर से अगर 1 किलो शक्कर लिया, तो आप दुकानदार को क्या बोलेंगे, 1 किलो शक्कर दीजिए। आप तो ये नहीं बोलेंगे ना एक दिशा लेकर के कि मुझे उत्तर दिशा में 1 किलो शक्कर चाहिए, पश्चिम दिशा में 1 किलो शक्कर चाहिए, नहीं बोलेंगे आप। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा केवल परिमाण लेकिन कोई विशिष्ट दिशा नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान गति में चाल समय ग्राफ। ऑप्शन ए बोलता है नीचे रही एक सीधी रेखा है। ऑप्शन बी बोलता है ऊपर जा रही एक सीधी रेखा है। ऑप्शन सी बोलता है समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। ऑप्शन डी बोलता है ऊपर की तरफ झुकी हुई। तो देखिए आपका इसका कैसे ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। बीच में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु रहता है, नीचे आपका टाइम होगा और ऊपर आपका क्या होगा, चाल, जिसको वेलोसिटी या स्पीड आप दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका है ये क्या होता है, इसके समांतर बनाता है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा कि एक समान गति में चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 मिनट के लिए क्या करता है, 5 मीटर पर सेकंड का चाल से चलता है। फिर वो 1 मिनट के लिए क्या करता है, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल हमें बताना है। तो औसत चाल हमने अभी जस्ट नीचे क्वेश्चन में पढ़ा था कि जितना उसका डिस्टेंस है और जितना उसका टाइम लगा वो, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसको हमको निकालना है और कितना टाइम लगा वो। एक व्यक्ति 2 मिनट के लिए 5 मीटर पर सेकंड चाल से चलता है। तो देखिए 2 मिनट चला वो। अब 2 मिनट में वो कितना चल दिया, तो 5 मीटर वो क्या करता है 1 सेकंड में। तो 2 मिनट में 120 सेकंड होता है। तो टोटल उसने कितना चल गया, 600 मीटर वो चल दिया। फिर अगला बोलता है 1 मिनट के लिए 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। अब उसको 1 मिनट चलना है फिर से। इस बार उसका जो स्पीड है वो 4 जो मीटर है वो 1 सेकंड में करेगा। तो हमारे पास 1 मिनट का मान चाहिए हमें, यानी 60 सेकंड।
तो आपका कितना हो गया 240 मीटर। टोटल आपका हो गया 840 मीटर। अब क्या बोलता है, उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल मतलब आपका होता है, इसका फॉर्मूला जितना आपका टोटल डिस्टेंस है और जितना आपका टोटल टाइम लगा वो। तो भाई 840 हमारा टोटल डिस्टेंस है, अपॉन में हमारा टाइम कितना लगा 3 मिनट, और उसको हम 60 से इंटू करेंगे तो सेकेंड में चल देगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.67 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। आप एक बार कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 4.67 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन ए बोलता है यह शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन बी बोलता है यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। ऑप्शन सी बोलता है यह कभी भी तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है। या ऑप्शन डी यह तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो इसका जो आंसर आपका होगा, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। मतलब जितना आपने चला है, डिस्टेंस पूरा किया है, उसके बराबर डिस्प्लेसमेंट आपका हो सकता है। तो ये प्लस माइनस जीरो कुछ भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3300 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग 330 मीटर पर सेकंड की गति से संचालित की जाती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो हम तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जानते हैं, जितना आपका वेग है v, वेग स्पीड, वो आपका क्या होगा लैम्डा इंटू आवृत्ति। आवृत्ति को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू का प्रयोग किया हूँ। तो आपको निकालना क्या है लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या, तरंग दैर्ध्य। तो आपको क्या दिया है, v दिया हुआ है, और आपको क्या दिया है, म्यू दिया हुआ है। अब इस न्यू और v के हेल्प से आपको लैम्डा निकालना है। को यहीं रखेंगे और इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो v बाई आपका न्यू हो जाएगा इंटू आपका होगा लैम्डा। तो मतलब v का मान आपके पास कितना है 330 दिया हुआ है, और आपका म्यू का मान कितना है 3300 हर्ट्ज का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1 मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 0.1 मीटर, जो आपका लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मान होगा 0.1 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है, कबूतर, डॉल्फिन, हाथी या गैंडा वंश। तो इसका जो आंसर होगा आपका डॉल्फिन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे इस रूप में यात्रा करती है। किस रूप में यात्रा करती है, केवल संपीड़न में, केवल शिखर में, संपीड़न और विरलन में, शिखर और अपकर्ष में। तो इसका आंसर होगा संपीड़न और विरलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज का पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। मतलब क्या है, आपका ये कोई ग्लास है, ठीक है, इस पर आप क्या कर रहे हैं, कोई कांच का ग्लास है कोई मोटाई का, ठीक, इस पर आप क्या कर रहे हैं, लाइट अगर मार रहे हैं तो ये क्या होगा, किस तरह से ये विस्थापित होगा, कैसे ये रोटेट होगा, वो आपको बताना है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसका जो आंसर है, हम डायरेक्ट आंसर पे देखते हैं, आपतन कोण और ग्लास की मोटाई पर, इस दोनों पर डिपेंड करता है। ये ग्लास कितना मोटा है उस हिसाब से क्या होगा, ये जो रेज आपका लाइट बीम है, जो आपका प्रकाश पुंज है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का आपका आपतन कोण बन रहा है, वो यहाँ पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या है, अनंत है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। तो घर्षण हम जानते हैं कि वेग के क्या होता है, हमारा जो भी स्पीड होता है उसके विपरीत होता है हमारा कौन, घर्षण होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या है, निगेटिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऋणात्मक बन सकता है, चाल बन सकता है, द्रव्यमान बन सकता है, वेग बन सकता है, दूरी बन सकता है। तो चाल आपका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपका गाड़ी का अगर स्पीड दिखा रहा तो कुछ ना कुछ वो प्लस डायरेक्शन में ही वो ऐड किया है कुछ दूरी। द्रव्यमान आपका 1 kg 2 kg, तो ये माइनस में नहीं होता है। दूरी आपका क्या होता है, वो भी आपका चला गया, कुछ दूरी है, डिस्टेंस है, तो भी आपका माइनस नहीं होगा, वेग बस आपका माइनस होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है, और आप अगर साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप जब नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आप जब बात करेंगे साउथ डायरेक्शन में, मतलब उत्तर दिशा के अगर विपरीत आप अगर दक्षिण में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वेलोसिटी यानी कि वेग। अगला क्वेश्चन है, जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर
गिर जाते हैं। इसका क्या कारण है? बस की तेज चाल है या विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, बस का उच्च संवेग है? तो इसका आंसर होगा गति का जड़त्व। जब गाड़ी चलता है तो गति अवस्था में रहता है, जैसे उस पर ब्रेक लगता है तो क्या होता है? गति के जड़त्व के कारण जो भी व्यक्ति बैठा रहता है वो आगे की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक निकाय को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षैतिज सतह पर चलाया जाता है। यदि द्रव्यमान दुगना हो गया है तो घर्षण बल का मान क्या होगा? हमको एक लाइन में इसको याद रखना है कि अगर घर्षण बल का मान भी आपका क्या होगा? इस केस में दुगना हो जाएगा। द्रव्यमान को अगर हम दुगना कर रहे हैं तो घर्षण बल का मान भी दुगना होगा। तो इसका आंसर होगा बी डबल, दुगना। अगला क्वेश्चन है, समतल सड़क पर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी की चाल को बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड करता है। मतलब 10 की स्पीड में जा रहा था, 20 कर दिया। अंतिम गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में अनुपात आपको बताना है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम जानते हैं 1/2 mv²। इधर भी हम लिख लेते हैं 1/2 mv²। ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका इनिशियल का है और ये वाला आपका क्या है? फाइनल। मतलब ये अंतिम है और ये आपका प्रारंभिक है। तो 1/2 m, 1/2 आपका m कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान, गाड़ी का एक ही गाड़ी है तो द्रव्यमान सेम रहेगा। अब वेग आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वेग कितना लेना है? 20। क्यों? क्योंकि अंतिम का 20 है तो उसका स्क्वायर इक्वल टू आपका ये वाले v पे आपको लेना है 10। तो 20 का स्क्वायर होगा तो आपका कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और इस 10 का स्क्वायर होगा तो आपका क्या हो जाएगा? 100। मतलब आपका 4:1। तो इसका आंसर होगा 4:1। तो ये आपका करेक्ट आंसर। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अभी हमने 25 क्वेश्चन देखा है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? जब हम फिजिक्स को फिर से पढ़ेंगे तो इसके जो और 25 क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उनको भी अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।